तो नमस्कार बच्चों, आज हम मिल गए हैं और आप सब आ रहे हैं एक एक करके। आप लोग सब जुड़ते जा रहे हैं, है ना। तो आज क्या दिन है? आज है गुरुवार, थर्सडे, और 25 जुलाई। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पुष्पीय पादपों की आकारिकी, माने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो डेली हम सुबह सुबह जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, हम पिछली क्लास का रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम पिछले क्लास की डीएसए के डाउट सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से चलोगे, इसी तरीके से पढ़ोगे तो सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, बहुत से स्टूडेंट्स डीएसए सॉल्व ही नहीं करते हैं। और आपको पता है डीएसए बनाने में मेहनत लगती है और डीएसए का फ़ायदा भी है। जैसे हम आज की क्लास पढ़ेंगे और आपने आज शाम को ये चैप्टर तैयार करके अपनी डीएसए सॉल्व कर ली तो क्या होगा, ये चीज़ आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगी। अगर ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, नहीं तो चीज़ें इकट्ठी होती चली जाएंगी। चलिए, जैसे कि हमारा डेली का ट्रेडिशन है, परंपरा है, हम रिकैप करते हैं, मतलब पिछले क्लास का रिवाइज करते हैं। आज अभी तक बहुत सारे बच्चे हैं वो अभी तक जुड़े नहीं हैं, टाइम हो चुका है। क्यों नहीं जुड़ रहे हैं ये मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। चलिए, तो रिकैप करते हैं पिछली क्लास का। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था तना। तना या जिसको हम कहते हैं स्टेम या स्तंभ। तना किससे उत्पन्न होता है? तना उत्पन्न होता है प्रांकुर के द्वारा। प्लीम्यूल द्वारा उत्पन्न। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि तना प्रांकुर से निकलता है, भ्रूणीय अक्ष की आरोही अक्ष का निर्माण करता है। आरोही भाग ऊपर चढ़ने वाला, भूमि से बाहर निकलने वाला। तो ये भूमि से बाहर निकलता है तो ये कैसा होता है? ये होता है धनात्मक रूप से प्रकाशानुवर्ती, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। लेकिन ये गुरुत्वानुकर्षण बल से विपरीत दिशा में जाता है तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, और ऋणात्मक रूप से ही जलानुवर्ती, माने नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, है ना। प्लस तने की और क्या क्या विशेषताएं हैं? जब तना जो तना है, स्तंभ है आपका, तरुण होता है, यंग होता है, छोटा होता है तो हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है। परंतु जब तना बड़ा हो जाता है, और हम द्विबीजपत्री पौधों की बात कर रहे हैं, एक बीजपत्री पौधों में तो लकड़ी नहीं आती है, लेकिन द्विबीजपत्री पौधों में जब द्वितीयक वृद्धि हो जाती है, लकड़ी आ जाती है, तो तने के ऊपर लकड़ी और छाल आ जाती हैं, फिर वो प्रकाश संश्लेषण का काम करना बंद कर देता है ना। ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहनी चाहिए। प्लस तने के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? शाखाओं, पुष्पों, फलों, पत्तियों, कलिकाओं को धारण करना, फैलाना, वहन करना। तो आपको तो अच्छे से पता है कि तने में जब हम सारी चीज़ें जोड़ देंगे, जैसे तना, ये मैं आपको इक्वेशन लिखकर बता देता हूँ। तना प्लस शाखाएं प्लस पर्ण प्लस कलिका प्लस पुष्प प्लस फल आदि मिलकर बनाता है आपका प्ररोतंत्र। क्या बनाता है? प्ररोतंत्र, माने शूट सिस्टम। और गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो सब आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, सब आ गए हैं तो ये मैं आपका रिकैप कर दूंगा बेटा, उसके बाद मैं कल वाली डीएसए डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर आप लोग डाउट्स नहीं पूछेंगे डीएसए में से तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। और तने के जो प्रमुख लक्षण हैं, सबसे महत्वपूर्ण गुण है तने का, वो क्या है?
महत्वपूर्ण गुण क्या है, जल्दी बोलिए। गांठ, गांठ को हम पर्व संधि भी कहते हैं, माने नोड्स, एवं पोरी माने पर्वों, माने इंटरनोड्स की उपस्थिति। सही बात है, ये बात बिल्कुल ध्यान से रख लीजिएगा। प्लस आपके तने में कलिकाएं भी उपस्थित हो सकती हैं। कलिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, उनका वर्गीकरण 2 प्रकार से होता था। पहला प्रकार है इसका कि वो जो कलिका है ये अगर पत्तियों को जन्म देती है तो कायिक कलिका कहलाती है, अगर ये पुष्पों को जन्म देती है तो पुष्पीय कलिका, अगर दोनों को जन्म दे सकती है तो मिश्रित कलिका। फिर स्थिति के अनुसार कलिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। जो वास्तविक कलिकाएं होती हैं, ट्रू बर्ड्स, वो गांठ पर आती हैं, लेकिन जो होती हैं अपस्थानिक कलिकाएं, एडवेंटिशियस बर्ड्स, वो गांठ को छोड़कर किसी और अन्य स्थान से आ सकती हैं। अब वास्तविक कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। जो शीर्ष पर होती है शीर्षस्थ, जो पत्ती के कक्ष में होती है कक्षीय, जो होती तो गांठ पर है लेकिन पर्ण के कक्ष में नहीं होती उसे कहते हैं अतिरिक्त कक्षीय, और दो कलियां जो कक्षीय कलिकाएं के इधर उधर होती हैं दोनों तरफ या एक तरफ भी हो सकती हैं, उनको सहायक कलिकाएं कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो चेले चपाटे टाइप, दोस्तों के टाइप होती हैं इधर उधर, ठीक। अब आती हैं अपस्थानिक कलिकाएं। अगर वो तने पर होती हैं, गांठ पे नहीं, तने पर कहीं पर भी, तब उनको कहते हैं कॉलाइन कलिकाएं, जैसे कटहल। अगर वो पत्ते से निकलती हैं तो उन्हें कहते हैं पर्णिल कलिकाएं, जैसे ब्रायोफिल्लम, जिसको पत्तर छटा घास कहते हैं। और अगर वो मूलों में से निकलती हैं तो उनको क्या कहते हैं, रेडिकल कलिकाएं, जैसे शकरकंद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कलिकाओं के बारे में ध्यान रखनी है। तने के मुख्य कार्य मैंने आपको बता दिए थे, शाखाओं को, इन सब को वहन करना। दूसरा, तने का काम होता है परिवहन करना खनिजों का और जल का, ठीक है। कुछ तने सहारा देते हैं, कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं और कुछ कायिक प्रवर्धन भी करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे। फिर जब तनों के रूपांतरण की बात करते हैं तो तनों का रूपांतरण 3 हेडिंग्स में पढ़ा था हमने। तनों के रूपांतरण, तनों के रूपांतरण हमने 3 हेडिंग्स में पढ़े थे। तो सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं वायवीय तने। क्या होते हैं, वायवीय तने। और ये वायवीय तने क्या करते हैं, ये वायवीय तने क्या अधिकांश भाग, मतलब सभी भाग मिट्टी की सतह के ऊपर होता है। दूसरे होते हैं भूमिगत तने, ये तने का ज़्यादातर भाग मृदा के नीचे होता है। और तीसरे होते हैं उपवायवीय तने। ये जो उपवायवीय तने होते हैं इनका ज़्यादातर भाग मिट्टी के ऊपर होता है, लेकिन कुछ भाग या तो मृदा के नीचे होता है या फिर वो ज़मीन के समतल ही फैलता है, वो सीधे मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। तो वायवीय तने के रूपांतरण में हमने पहला पढ़ा था प्रतान, टेंड्रिल्स, जो ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, कुकुरबिट्स और अंगूर की बेल, याद आया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कंटक, कांटे जो सुरक्षा देते हैं, उदाहरण ड्यूरांटा, सिट्रस, बोगनविलिया। ये बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, है ना। और तीसरा हमने इसमें पढ़ा था पर्णकाय स्तंभ, पर्णाभ स्तंभ माने फिल्लोक्लेड, उदाहरण अगर चपटा है तो ओपुन्शिया और बेलनाकार है तो यूफोर्बिया। और चौथा हमने पढ़ा था क्या, पर्णकाय पर्व माने फिल्लोक्लेड, नहीं माने क्लेडोड, और क्लेडोड के उदाहरण पढ़े थे रस्कस और एस्पेरागस। फिर हम आए थे भूमिगत तनों में। नंबर 1 कंद, कंद माने ट्यूबर, उदाहरण आलू। दूसरा हमने पढ़ा था प्रकंद माने राइजोम, अदरक और हल्दी। तीसरा हमने पढ़ा था शल्ककंद माने बल्ब, उदाहरण प्याज, लहसुन और लिली। चौथा हमने पढ़ा था धनकंद, कॉर्म, उदाहरण अरवी, अरवी जैसे एलोकेशिया या कोलोकेशिया।
फिर हम आए थे अवायवीय तनों में, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ी थी ऊपरी भूस्थारी, जिसको हम कहते हैं रनर। रनर के उदाहरण थे घास और स्ट्रॉबेरी। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, अंतः भूस्थारी, जिसको हमने बोला था शकर, और शकर के उदाहरण क्या थे, केला, अनानास और क्राइसैंथेमम। तीसरा हमने पढ़ा था विरोहक, जो चाप बनाते हैं, स्टोलन, उसका उदाहरण था चमेली, याद आया, और पुदीना, मिंट और जैस्मीन। और चौथा पढ़ा था हमने भूस्थारिका, जो उसमें होती है, जलोद्भिदों में होती है, उदाहरण इकॉर्निया और पिस्टिया। याद आ गया? तो हमने बहुत अच्छे से कल का पूरा रिकैप कर लिया है। प्रमोद, आपने प्रॉमिस किया था कि आप डीएसए करके आएंगे। जयलाल, आप लोग आज डाउट्स पूछेंगे। दिलकुश और विकास, निकालिए डीएसए नंबर 2, जो कल तने के ऊपर डीएसए थी वो निकालिए। फटाफट डीएसए डिस्कस करते हैं और फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। बोलिए जल्दी। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। डीएसए नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 से 6। कोई डाउट्स? दिलखुश, विकास, वैभव, जयलाल, प्रमोद, राम तो डॉर्मेंटी, प्रसुप्ति अवस्था में चले गए हैं। हाँ जल्दी बोलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है? बेटा टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई डाउट है या नहीं? आपने सॉल्व करी है या नहीं, मुझे लिखकर बता दीजिए, फटाफट लिखकर बताएं। प्रमोद, जयलाल, चलिए कोई डाउट्स नहीं है, इसका मतलब आपने सॉल्व ही नहीं करी है। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज हमें क्या क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़नी है पर्ण। पर्ण, सबसे पहले हम पर्ण का परिचय करेंगे, फिर शिरा विन्यास क्या होता है, पत्तियों की प्रकार कौन कौन से होते हैं, पर्ण विन्यास क्या होता है, और पर्ण के रूपांतरण क्या क्या होते हैं। तो ये सब आज हमको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक से, जो है पर्ण। माने लीफ। अब ये आपको अच्छे से पता है कि जो पत्ती होती है, जो लीफ होती है, वो हरी होती है, दोनों तरफ से एक सी नहीं होती, तो असमान होती है, और बहिर्जात पार्श्वीय अतिवृद्धि होती है। हरी, असमान, हरी होती है, असमान होती है, फिर होती है बहिर्जात, बाहर से निकलती है, और पार्श्वीय होती है। बहिर्जात, पार्श्वीय, अतिवृद्धि। और ये कहां पर उत्पन्न होती है? ये सदैव तने की गांठ पर, माने नोड पर उत्पन्न होती है। तने की गांठ पर पर्ण प्राइमोडियम,
लीफ प्राइमोडियम पर उत्पन्न होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लीफ प्राइमोडियम पर ये उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये जो लीफ प्राइमोडियम है एक तरह का विभज्योतक होता है, मेरिस्टेम होता है, ठीक है। अब ये जो पत्ती होती है ये भ्रूणीय अक्ष की पार्श्वीय अतिवृद्धि है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। और ये हमेशा अग्रभिसारी क्रम में व्यवस्थित होती है, सदैव अग्रभिसारी क्रम में व्यवस्थित। अग्रभिसारी को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्रोपीटल। इसका मतलब क्या होता है अग्रभिसारी का? इसका मतलब होता है शीर्ष पर नई व तले पर पुरानी। जैसे मैंने यहाँ पर एक तना बनाया है इस तरीके से, तो इसमें नीचे वाली जो पत्तियाँ हैं आधार पर, तल पर, वो हैं पुरानी, और जैसे जैसे पौधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये ऐसा करते हैं, लेबल कर देते हैं, ये हैं पुराने पर्ण और ये हैं नवीन या नए पर्ण। इसको कहते हैं अग्रभिसारी क्रम में व्यवस्थित होना। हम बाद में पुष्पक्रम में पढ़ेंगे, इसका उल्टा होता है तलाभिसारी, बेसिपिटल। उसमें तले में नए होते हैं और ऊपर पुराने होते हैं, लेकिन वो पुष्प होते हैं। पत्तियां सदैव कैसी होती हैं? अग्रभिसारी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो पत्तियां हैं, ठीक है, तो पत्तियां कहाँ से निकलती हैं? पहले कलिकाएं आती हैं, कलिकाएं के बाद पत्तियां आती हैं, ठीक है। अब जो पत्तियां हरे रंग की होती हैं वो किस वजह से होती हैं? इनका हरा रंग पर्णहरिम माने क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक के कारण होता है, ठीक है। हरे वर्णक के कारण होता है। हरे रंग के लिए इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब वैसे तो एनसीईआरटी कार्य लिखती नहीं है, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे पर्ण के कार्य। पर्ण के दो ही प्रमुख कार्य होते हैं। नंबर एक होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण। द्वारा भोजन का संश्लेषण। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन माने ट्रांसपिरेशन। और वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पर्ण पर उपस्थित रंध्रों द्वारा
जल का हास। वैसे आप एक्स्ट्रा कार्य में लिख सकते हैं, बहुत सारी पत्तियां भोजन का संग्रहण भी करते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे पालक है, मूली है, इन सब के पत्ते खाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पत्तियां हैं, इसमें एक और चीज मुझे बतानी थी। हाँ, सबसे लंबी पर्ण किस पौधे की होती है? सबसे लंबी पर्ण किसकी है? विक्टोरिया रीजिया। पौधे में सबसे लंबी पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण बात है जो पत्तियों की आपको पता होनी चाहिए। पत्ती हरी है, असमान है, बहिर्जात है, एक पॉइंट और है, प्लस चपटी संरचना है। फ्लैट होती है। हाँ, इसके अपवाद जरूर हैं, जैसे सुईनुमा भी होती हैं, गोल भी होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये गांठ पर लगी होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है पत्ती के बारे में, वो मैं यहां लिख रहा हूं। पर्ण की कक्षा माने एक्सिल में कलिका माने बड उपस्थित होती है। ये तो मैं आपको बनाकर बताऊंगा कक्षा माने एक्सिल कहां पर होती है। तो जैसे ये है तना, इस तने में ये तना है और इस तने में ये मैंने पत्ती बनाई है। ये है पर्ण, ये है तना। इस पत्ती और तने के बीच में ये जो कोण दिखाई दे रहा है, ये कोण क्या है? इसे कहते हैं कक्षा माने एक्सिल। और इस एक्सिल में क्या उपस्थित होती है? इस एक्सिल में उपस्थित होती है कलिका। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। और ये जो कक्षीय कलिका है, ये बाद में किस में बदल जाती है? जल्दी बोलिए। बाद में ये शाखा में विकसित हो जाती है। कलिका बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। माने ये ब्रांच बना लेती है। तो इस तरीके से ब्रांच होती है। ये जो पत्तियां हैं, ये प्ररो के ऊपर किससे निकलती हैं? शीर्षस्थ मेरिस्टेम से। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, सॉरी, पत्तियां प्ररो के शीर्ष मेरिस्टेम माने एपिकल मेरिस्टेम्स द्वारा उत्पन्न होती हैं।
एपिकल मेरिस्टेम से निकलती है, मतलब शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। ठीक, अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समरूपी पर्ण के 3 प्रमुख भाग होते हैं, टिपिकल या प्रारूपी, समरूपी पर्ण के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है वो क्या है, वो है पर्णाधार, माने लीफ बेस। जो दूसरा भाग है वो क्या है, पर्णवृंत, इसको कहते हैं पीटियोल या लीफ स्टॉक। और जो तीसरा भाग है उसे हम कहते हैं स्तरिका या पर्णफलक, माने लैमिना या लीफ ब्लेड। यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो ये सारे नाम नहीं लिखूंगा। तो जो पर्णाधार होता है सबसे नीचे का भाग होता है, इसका एक और नाम होता है हाइपोपोडियम। क्या नाम होता है, हाइपोपोडियम। पर्णवृंत बीच में होता है, इसे कहते हैं मीजोपोडियम। और जो स्तरिका है वो सबसे ऊपर हरा भाग जिस पर रंध्र पाए जाते हैं, इसको कहते हैं इपीपोडियम। इपी माने ऊपर, मीजो माने बीच में, और हाइपो माने सबसे नीचे। जरा एक बार आपके कमेंट्स देख लेते हैं बेटा। कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, ना कोई डाउट आता है। ठीक है, अब मैं डायग्राम बनाता हूं और फिर सारी चीजें मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। ये है तना, माने स्टेम। इस स्टेम की गांठ पर तो आपको ये जो दिख रही है ये है गांठ या फिर पर्व संधि। इंग्लिश में हम इसको नोड कहते हैं। इस पर ये पत्ती आती है, इस पे क्या आती है, पत्ती। और पत्ती का जो पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्णाधार। तो ये वाला जो भाग है इसे मैं यहां लिख रहा हूं नंबर 1, पर्णाधार माने लीफ बेस। ये पर्णाधार ये है पर्णाधार माने कि लीफ बेस। तो पर्णाधार क्या करता है, ये पत्ती को तने से जोड़ने में सहायता करता है। यह है पर्ण को तने से जोड़ने में सहायक। मतलब एक जो पत्ती है वो यहाँ से पर्णाधार की, जैसे ये मैंने बना दिया, जैसे मैं तना हूँ और ये मेरा हाथ है पत्ती,
तो ये हिस्सा जो इससे जुड़ा है तने से, इसको पर्णाधार बोलेंगे, ठीक है। और क्या होता है, इसके आधार पर यहाँ पर दोनों तरफ दो पत्ती जैसी संरचनाएं निकली होती हैं। वैसे तो हमें हरे रंग से बनानी चाहिए, लेकिन अलग से मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अनुपर्ण, माने स्टिप्यूल्स। तो पर्णाधार इसके आधार पर अनुपर्ण नामक दो पर्ण समान संरचनाएं होती हैं। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यदि अनुपर्ण होते हैं तो पर्ण अनुपर्णी, माने स्टिपुलेट कहलाती है। लेकिन यदि अनुपर्ण नहीं होते, यदि अनुपर्ण नहीं होते तो पर्ण क्या कहलाएगी, अनुपर्णी। अनुपर्णी माने एक्स स्टिपुलेट। कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब एक बीज पत्रियों जैसे घासों में एक बीज पत्रियों, उदाहरण घास में, बेटा ये जो पर्णाधार है ना, ये घास में तने के ऊपर एक आवरण के, जैसे मैं आपको यहां बना के बता देता हूं, एक सेकेंड। क्या होता है घास में, जैसे ये तना है और ये पत्ती है, तो जो पर्णाधार है वो यहां तक ऐसे इसको ढक देता है। इसको कहते हैं शीत। क्या कहते हैं, शीत। तो इसमें जो पर्णाधार है वो चादर की तरह में, पर्णाधार चादर माने शीत की तरह फैलकर तने को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देता है। लेकिन लेग्यूमी पादपों में क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर ये फूला हुआ दिखाया है, जो पर्णाधार है वो फूल जाता है। किसमें, लेग्यूमी पादपों में। जैसे आपके ये हो गए दालें हो गई, मटर हो गया, इन सब में ये फूल जाता है और इसको हम कहते हैं पर्णवृंत तल्प। ठीक है, तो कुछ लेग्यूमी
पादपों में पर्णाधार फूल जाता है वह पर्णवृंत तल्प माने पल्वाइनस कहलाता है। और ये क्या करता है? यह निद्रा गतियों माने स्लीप मूवमेंट्स में सहायता करता है। तो ये आपका पर्णाधार है जिसके बारे में सारी चीजें आपकी हो गई। पहला था पर्णाधार। दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा है ये डंडी, और इस डंडी को हम कहते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत माने पीटीओल। ये पीटीओल क्या करते हैं? ये पीटीओल पहला काम है, ये पर्णाधार और स्तरिका को जोड़ते हैं। पर्णाधार व स्तरिका को जोड़ते हैं। फिर जैसे मैं तना हूं और ये मेरा हाथ पत्ती है, तो और ये है पर्णवृंत, तो ये इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ताकि इसको हवा मिल सके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिल सके। ठीक है? ठीक, तो यह पर्ण को इस प्रकार प्रदर्शित या सजाता है, प्रदर्शित करता है कि उसे सूर्य का प्रकाश अधिकतम प्राप्त हो सके। ठीक, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। ठीक, अब ये लंबा होता है, ये पतला होता है, ये लचीला होता है, बहुत से केस में चपटे भी होते हैं, लेकिन लंबे पतले लचीले ज़्यादातर पर्णवृंत होते हैं। और ये जो पर्णवृंत होते हैं ये पत्ती को हवा में हिलाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन हो और नीचे से पानी और खिंच कर आए। तो लंबा पतला व लचीला पर्णवृंत पर्ण को हवा में हिलाता है ताकि पर्ण सतह ठंडी रह सके। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं। पर्णवृंत उपस्थित होता है यदि पर्णवृंत, पॉइंट नंबर 1,
उपस्थित, तो उस पर्ण को हम क्या कहते हैं? व्रंतीय पर्ण। व्रंतीय पर्ण माने पीटियोलेट लीफ। कैसे? जैसे ये तना है और इस तने पर इस पत्ती में भी व्रंत है, इस पत्ती में भी व्रंत है, इस पत्ती में भी व्रंत है, इस प्रकार से। ठीक है। लेकिन यदि ये अनुपस्थित होता है तो हम उस पर्ण को कहते हैं अव्रंतीय पर्ण या स्थावर पर्ण माने सेसाइल लीफ। इसका डायग्राम बना रहा हूं, देखो यहां पर पत्ती में डंडियां ही नहीं है, वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से तने पर लगी हुई है। ठीक, तो ये हो गए दो पार्ट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये, और ये है स्तरिका या पर्णफलक, लैमिना या लीफ ब्लेड। ये पर्ण का सबसे ऊपरी चौड़ा हरा व चपटा भाग होता है। ठीक है। हाँ राघव बोलो। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? ये पर्ण का चपटा ऊपरी हरा व चौड़ा भाग है। इसमें क्या होती हैं? इसमें शिराएं और शिरिकाएं पाई जाती हैं। इसमें शिराएं माने वेन्स व शिरिकाएं माने वेनलेट्स पाई जाती हैं। तो जैसे मैं आपको, अच्छा ये शिराएं और शिरिकाएं जाल जैसा भी बना लेती हैं। जैसे यहाँ पर ये मैं बना रहा हूँ, ये शिराएं हैं और इसमें से जो निकल रही हैं ये शिरिकाएं हैं। ये शिराएं क्या करती हैं? ये शिराएं पर्ण को दृढ़ता प्रदान करती हैं, माने मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक है, तो शिराएं पर्ण को दृढ़ता प्रदान करती हैं। और क्या करती हैं? इसी में जाइलम और फ्लोएम होता है, तो पानी को, खनिज को और भोजन के स्थानांतरण के लिए प्लस जल, भोजन व खनिजों के स्थानांतरण हेतु नलिका की भांति कार्य करती हैं। जो सबसे मोटी शिरा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मध्य शिरा। ये मध्य शिरा माने मिडरिब। केंद्र में सबसे
मोटी शिरा को मध्य शिरा कहते हैं। ठीक है, मध्य शिरा कहा जाता है। ठीक, तो ये आप लिख लीजिए कि अलग अलग पौधों में जो इस तरीका है, जो लैमिना है, उसकी आकृति, उसके सिरे, जैसे किसी किसी में मैं यहाँ बनाकर बता देता हूँ, कोई पत्ती ऐसे होती है, कोई पत्ती इस प्रकार से होती है, कोई पत्ती ऐसे होती है ना, कोई पत्ती ऐसे होती है। तो इनके जो सिरे हैं, आकृतियाँ हैं, शेप्स हैं, चोटी हैं, इनकी जो सतह है, किसी की ऐसी होती है, किसी की सतह ऐसी होती है अलंकृत, है ना, किसी की सतह ऐसी होती है। तो अलग अलग तरह की सतह होती हैं, अलग अलग तरह की आकृतियां होती हैं, अलग अलग तरह के कटाव होते हैं, तो इन सब में भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक और चीज़ मैंने आपको पीछे बताई थी, ये कक्षा होती है, तो इस कक्षा में से हम एक कलिका निकाल देते हैं। ये हमने निकाल दी कक्षीय कलिका। माने एक्सिलरी बड, ये कक्षीय कलिका है, माने एक्सिलरी बड है। तो बच्चों, ये हैं आपके पर्ण के तीनों महत्वपूर्ण भाग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने कार्य भी पढ़ लिए, हमने पर्णों के भाग भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पर्णों के प्रकार। पर्णों के प्रकार माने टाइप्स ऑफ लीव्स। ये जो पत्तियां होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले सरल पर्ण माने सिंपल लीफ। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सरल पर्ण होती है, इसका जो स्तरिका होती है या स्तरिका में जो कटाव होते हैं, वो मध्य शिरा को स्पर्श नहीं करते। इनमें स्तरिका या उसके कटाव मध्य शिरा को स्पर्श नहीं करते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर एक पत्ती बनाई, तो ये इसकी तरीका है, इसने मध्य शिरा को कहीं पर भी स्पर्श नहीं किया है। या ये मैंने एक और पत्ती बनाई, इसमें कटाव हैं, लेकिन इन कटावों ने मध्य शिरा को कहीं पर भी स्पर्श नहीं किया है। तो ऐसी पत्तियों को हम कहते हैं सरल पर्ण, और इन सरल पर्ण की कक्षा में कलिका उपस्थित होती है। इनकी कक्षा में कलिका माने बड उपस्थित होती है। तो जब हमने इतना बनाया है, तो ये मैंने इसको तने से जोड़ दिया, इसको भी तने से जोड़ दिया, और इनके यहाँ पर कक्षा में कक्षीय कलिका बना दी। इनकी कक्षा में कक्षीय कलिका बना दी। एक पत्ती की पहचान 3 भागों से होती है, स्तरिका, पर्णवृंत और पर्णाधार, ये तीनों हैं, और इनकी कक्षा में कलिका भी है। अब लिखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण होगा
आम। आम की पत्ती ऐसी होती है और टमाटर की ऐसी होती है। याद है ना टमाटर की पत्ती कैसे होती है? इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया सरल पर्ण। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं संयुक्त पर्ण। नंबर 2, संयुक्त पर्ण माने कंपाउंड लीफ। इसमें जो स्तरिका है या उसके कटाव हैं वो मध्य शिरा को बहुत बार स्पर्श करते हैं और वो छोटी छोटी इकाइयों में बढ़ जाते हैं जिनको पर्णिकाएं या लीफलेट्स कहते हैं। इसमें स्तरिका व उसके कटाव मध्य शिरा को अनेक स्थानों पर स्पर्श करते हैं। बहुत स्थानों पर टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, जिससे वे पत्रिकाओं माने लीफलेट्स नामक इकाइयों में विभाजित हो जाते हैं। विभाजित हो जाते हैं। बेटा, संयुक्त पर्ण की कक्षा में भी कलिका होती है, लेकिन पत्रिकाओं में नहीं, पत्रिकाओं की कक्षा में नहीं होती। एक संयुक्त पर्ण की कक्षा में कलिका होती है, परंतु पत्रिकाओं की कक्षा में कलिका नहीं होती। अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा। कलिकाएं नहीं होती। ये भी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन सी? पिच्चकी संयुक्त पर्ण और हस्ताकार संयुक्त पर्ण। दो प्रकार। पिच्चकी संयुक्त पर्ण माने पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और हस्ताकार संयुक्त पर्ण माने पामेटली कंपाउंड लीफ।
ए और ये बी। पहले मैं डायग्राम बता देता हूँ, फिर मैं आपको लिखकर बताऊंगा। ये जो पिच्छकी संयुक्त पर्ण है, देखो ये है तना, ये है पर्णाधार, वो है। अब इसकी जो इस तरीका है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ छू गया, फिर आगे आ गई, यहाँ से छू दिया, फिर यहाँ से, तो इस तरीके से ये कई बार मध्य शिरा को छूती है और ये जिन इकाइयों में बढ़ती है उन इकाइयों को हम क्या कहते हैं? इन इकाइयों को हम बोलेंगे पत्रिकाएं, माने लीफलेट्स। और आपको पता है इनकी कक्षा से कक्षीय कलिका निकल सकती है, तो यहाँ पे मैं कक्षीय कलिका बना दे रहा हूँ, यही लिखा है हमने। एक संयुक्त पर्ण की कक्षा में कलिका उत्पन्न होती है, लेकिन इन पत्रिकाओं के बीच से कक्षा नहीं निकलेगी। ठीक, ये इसका मतलब था। तो पिच्छकी संयुक्त पर्ण जो होती है, यहाँ पर अनेक पर्णिकाएं या पत्रिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर मध्य शिरा का नाम बदल के क्या हो जाता है? रेकिस। क्या हो जाता है? रेकिस। यहाँ पर्णिकाएं, या आप इनको पत्रिकाएं भी कह सकते हो, पर्णिकाएं एक समान अक्ष पर लगी होती हैं, वह इस अक्ष को रेकिस कहते हैं। ये जो इसकी अक्ष है ना, मतलब मध्य शिरा का नाम अब क्या हो गया है? रेकिस। इसको क्या कहते हैं बेटा? रेकिस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या है? इसका उदाहरण है गुलाब, नीम, ठीक है, इमली। तो उदाहरण लिख देता हूं, उदाहरण नीम, गुलाब, इमली और गुलमोहर। अब बात करते हैं हस्ताकार संयुक्त पर्ण की। हस्ताकार मतलब हाथ के समान, और इसमें क्या होता है? जो स्तरिका होती है वो जो पर्ण व्रंथ होती है, देखो इस तरीके से, और पर्ण व्रंथ पे एक पॉइंट पर ये सब जुड़ी होती हैं इस तरीके से, और ये हाथ के समान है, हस्ताकार। यहाँ पर जो पर्णिकाएं होती हैं ये हाथ के समान संरचना बनाती हैं, और सब क्या करती हैं? एक ही बिंदु पर संयोजित रहती हैं। पर्णिकाएं हस्त के समान संरचना बनाती हैं, व पर्ण व्रंत के शीर्ष पर एक बिंदु से संयोजित रहती हैं। और अगर हम बात करें इसके उदाहरण का, तो इसका उदाहरण है सिल्क कॉटन, और सिल्क कॉटन को हम बॉम्बेक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स माने सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन प्लांट। जल्दी बोलिए हाँ या ना। ठीक बेटा, तो ये है आपका उदाहरण।
सिल्क, कॉटन, वृक्ष, और इसे कहते हैं बॉम्बैक्स। तो ये है पर्णों के प्रकार। अब हमने पर्णों के प्रकार पढ़ लिए और हमने इस डायग्राम में पढ़ा था कि पर्णों में शिराएं होती हैं। क्या होती हैं? शिराएं। तो बेटा अब जो शिराओं की व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शिरा विन्यास। क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। शिरा विन्यास माने विनेशन। शिरा विन्यास का क्या मतलब होता है? शिरा विन्यास का मतलब होता है स्तरिका पर शिरा तथा शिरिकाओं की व्यवस्था को पर्णफलक या स्तरिका पर शिराओं व शिरिकाओं, वेन्स और वेनलेट्स की व्यवस्था या विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। और ये जो शिराएं और शिरिकाएं होती हैं ये स्तरिका के ऊपर एक जाल सा बना लेती हैं। ये स्तरिका पर जाल रूपी संरचना बना लेती हैं। ये शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। दो प्रकार। पहला होता है जालिकावत शिरा विन्यास। जालिकावत शिरा विन्यास, इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और दूसरा होता है समानांतर शिरा विन्यास। माने पैरेलल वेनेशन। ठीक है, जालिकावत और समानांतर। जालिकावत आपने देखा है, जो मैंने पहले भी डायग्राम बनाया था। पहले मैं डायग्राम से बना देता हूं, फिर आप अपने आप लिख लेना। ये मैंने एक पत्ती बना दी, ये मध्य शिरा, इससे निकली और शिराएं, इन शिराओं से निकली शिरिकाएं। तो ये इन्होंने जाल जैसा बना दिया है पूरी पत्ती में। तो इसको हम कहते हैं जालिकावत शिरा विन्यास। तो यहां पर क्या होता है? शिराएं व शिरिकाएं जाल रूपी संरचना बनाते हैं। और इसका उदाहरण क्या है?
अधिकांश द्विबीजपत्री, जैसे सरसों, आम, बरगद, ये सारे के सारे जो हैं ज़्यादातर अपवाद हैं, लेकिन वो हमें पढ़ने नहीं है। समानांतर शिरा विन्यास, अच्छा इसमें सबसे मोटी शिरा कौन सी होती है? मध्य शिरा। फिर शिराएं उससे पतली होती हैं और शिरिकाएं बहुत पतली होती हैं, तो ऐसे कम होता जाता है। लेकिन समानांतर उसमें क्या होता है? समानांतर में ये पत्ती बना दी है, ये मध्य शिरा है, बाकी जो शिराएं हैं वो सब इसके समानांतर हैं। इसमें भी सबसे मोटी शिरा मध्य शिरा होती है और बाकी सारी फिर एक समान होती हैं। ठीक है, तो इसमें शिरिकाएं एक दूसरे के समानांतर रहती हैं। इसमें शिरिकाएं एक दूसरे के समानांतर रहती हैं। और इसका उदाहरण है गेहूं, गन्ना, चावल। तो उदाहरण अधिकांश एक बीजपत्री। अपवाद उनमें भी हैं, लेकिन हमें अपवादों की अभी बात नहीं करनी है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, फटाफट पढ़ते हैं, वो है पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास माने फिलोटैक्सी। पर्ण विन्यास माने तने पर या उसकी शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था। तने व उसकी शाखाओं पर पर्णों की व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 3 प्रकार का। नंबर 1, सबसे पहला जो है वो है एकांतर। एकांतर पर्ण विन्यास। इसमें मैं डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, आपको बता दूंगा। माने ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। दूसरा है सम्मुख। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख पर्ण विन्यास माने ऑपोजिट फिलोटैक्सी। और बेटा तीसरा है कूट चक्रिक। वैसे आपके एनसीईआरटी में शायद चक्करदार लिखा है, तो हम भी चक्करदार ही लिखेंगे। चक्करदार पर्ण विन्यास माने वर्ल्ड फिलोटैक्सी। डायग्राम से समझाऊंगा और उदाहरण बताऊंगा। एकांतर पर्ण विन्यास में क्या होता है? ये है एक तना, इस तने में ये हैं गांठें। एकांतर का मतलब है एक छोड़कर एक। क्या मतलब है? एक छोड़कर एक। तो इसमें यहाँ पर एक पत्ती है
अगले वाले पे ये पत्ती है, ऐसे हर एक गांठ पर एक पत्ती है एकांतर क्रम में। आप चाहें तो लिख लें। उदाहरण है इसका सूरजमुखी, गुड़हल, सरसों। तो उदाहरण लिख देता हूं। उदाहरण गुड़हल मालवेसी का है, गुड़हल सरसों ब्रासिकेसी का है, और सूरजमुखी कंपोजिटी का है। फिर आता है सम्मुख। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आप मेरे सम्मुख खड़े हैं, मतलब आमने सामने खड़े हैं, ठीक। तो इसमें ये मैंने तना बनाया है, ये मैंने गांठें बनाई हैं, और इधर एक ही गांठ पर सम्मुख माने आमने सामने ऐसे पर्ण उपस्थित होते हैं, इसको सम्मुख कहते हैं। और इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस, मतलब आकड़ा और अमरूद। उदाहरण अमरूद और कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस को हम कहते हैं आकड़ा। ये पौधा ना राजस्थान में बहुत पाया जाता है, ठीक। अब होता है चक्करदार। चक्करदार में क्या होता है? एक ही गांठ पर, एक ही पर्व संधि या एक ही गांठ पर दो से अधिक पर्ण पाए जाते हैं गुच्छे में, ऐसे। इसको कहते हैं चक्करदार। इसका उदाहरण है एल्स्टोनिया, जिसको हम कहते हैं डेविल ट्री। क्या कहते हैं? डेविल ट्री। तो बेटा ये है आपका पर्ण विन्यास। और अब आखिरी में हम क्या पढ़ेंगे? पर्ण के रूपांतरण। इसमें भी मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, खाली समझाऊंगा और उदाहरण बताऊंगा। तो पर्णों के रूपांतरण माने modifications of leaves। रूपांतरण क्यों होते हैं? कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए रूपांतरण होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रतान। क्या बताऊंगा? प्रतान। प्रतान आपको याद है तने के भी होते थे, और प्रतान ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। तो पर्णों में भी जो प्रतान हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन किस में पाए जाते हैं? जंगली मटर में, उद्यान मटर में, इस तरीके से, या फिर स्माइलेक्स में, ठीक है। ये कुछ उदाहरण है जो आपको याद रहने चाहिए। तो सबसे पहला है पर्ण प्रतान। इसमें हम लिखेंगे नहीं कुछ, क्योंकि ये हमने तने में लिखवा दिया था। लीफ टेंड्रिल्स। तो लीफ टेंड्रिल्स जो हैं ये कैसी होती हैं? ये मैंने पौधा बना दिया, ये मैंने एक पत्ती बना दी, ये दूसरी पत्ती बना दी, और इधर से जो प्रतान हैं ये पत्ती की जगह निकल गए हैं। और इसका उदाहरण है उद्यान मटर, जंगली मटर, मीठी मटर, स्माइलेक्स, और क्लीमैटिस। ये पांचों उदाहरण कर लेना। और उधर तने में आपको क्या थी? अंगूर की बेल और कुकुरबिट्स, केला
सॉरी केला कह रहा हूँ, करेला, टिंडा, लौकी, कद्दू, तोरी, वो सब तने प्रतान में आते थे। दूसरे हैं शूल माने स्पाइंस। ये क्यों होते हैं? जल की हानि को रोकने के लिए। रोकने हेतु। याद है आपको, ये जो है ये तो है तने का रूपांतरण, लेकिन इस पर जो ये शूल है, शूल, तो शूल के उदाहरण क्या क्या हैं? नागफनी, जिसको हमने ओपुंशिया भी लिखा था, यूफोर्बिया, रस्कस और एस्पेरेगस। ठीक। तीसरा रूपांतरण जो है वो है ये घटपर्ण, नंबर 3, घटपर्ण माने पिचर। ये कैसा होता है? जैसे ये है तना, एक पत्ती जो होती है वो ऐसे मटके की तरह हो जाती है और ये उसके ढक्कन की तरह। ये कीटभक्षी पौधों में पाया जाता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पत्तियां अलग से होती हैं। तो ये है घटपर्ण और इसके उदाहरण हैं घटपर्ण पादप माने निपेंथीस। ऐसे ही चौथा जो है वो है लीफ ब्लैडर माने पर्ण ब्लैडर। ये भी कीटभक्षी पौधों में पाई जाती है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कीटभक्षी पादपों में। और वो भी किसमें था? कीटभक्षी पादपों में। इसमें क्या होता है, आप इधर देखिए ध्यान से, इसमें जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां इस तरीके से ब्लैडर के रूप में होती हैं। जैसे कीड़ा अंदर आके बैठता है ये ऐसे हो जाती हैं और कीड़ा पिस जाता है। तो ये दोनों कीटभक्षी जो पादप है ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अलग पत्तियां होती हैं। इससे ये कीड़ों को भक्षण करते हैं ताकि इनकी नाइट्रोजन की कमी जो है वो पूरी हो सके। तो यहां मैंने बनाया है ये है लीफ ब्लैडर और इसका उदाहरण क्या है? यूट्रिकुलारिया। क्या है बेटा? यूट्रिकुलारिया। तो ये तो 4 ऐसे रूपांतरण हैं जो पत्तियों के रूपांतरण हैं। अब एक और रूपांतरण मैं आपको बताऊंगा जिसको हम कहते हैं फिल्लोड माने पर्णाभ पर्व। क्या कहते हैं? पर्णाभ पर्व, फिल्लोड। ये किसका रूपांतरण है? ये रूपांतरण है पर्णवृंत का। यह है पर्णवृंत का रूपांतरण है।
इसमें पर्णवृंत फूल जाता है और भोजन का संग्रहण करता है। पर्णवृंत फूल कर भोजन का संग्रहण करता है। कैसे होता है ये है फिलोड, और ये इसमें पर्णिकाएं लगी हुई। इसका उदाहरण है ऑस्ट्रेलियन अकाशिया, ऑस्ट्रेलियन बबूल का पेड़ होता है। ठीक है, विकास सैनी अब कह रहे हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा है। बेटा आपके इंटरनेट में कोई इशू होगा। ठीक है, तो उदाहरण है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। तो बेटा ये हो गए हमारे पर्णों के रूपांतरण। ठीक, पर्णों के रूपांतरण हमने कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा कुछ रह तो नहीं गया जितना हम सोच कर आए थे। हमने सोचा था पर्ण का परिचय हो गया, पर्ण के भाग हो गए तीनों, है ना, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक, यह तरीका। शिरा विन्यास हो गया, जालिकावत और समानांतर। पर्ण के प्रकार हो गए, सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण। फिर संयुक्त पर्ण के फिर दो प्रकार होते हैं, पिच्चकी संयुक्त पर्ण और हस्ताकार संयुक्त पर्ण। फिर पर्ण विन्यास हो गया, तीन प्रकार का पर्ण विन्यास पड़ा, एकांतर, सरसों, गुड़हल, सूरजमुखी, समानांतर, कैलोट्रोपिस माने आंकड़ा और अमरूद, है ना, और तीसरा पड़ा चक्करदार, एल्स्टोनिया। फिर हमने पर्णों के 5 रूपांतरण पढ़ लिए, और वो पर्णों के 5 रूपांतरण कौन कौन से हैं? पर्ण प्रतान, शूल, घट पर्ण, पर्ण ब्लैडर, और एक है पर्णवृंत का रूपांतरण जो है पर्णाप पर्व माने फिल्लोड। तो बेटा आज हमने जितना सोचकर आए थे उतना हमने पढ़ लिया है, और आखिरी में हम चलते चलते क्या करते हैं, हम एक प्रश्न को हल करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है, पर्ण के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? पर्ण के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। गलत, गलत कथन कौन सा है? तने की गांठ पर पत्तियां उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल उत्पन्न होती हैं। और वो कौन सा उत्तक लिखवाया था मैंने? लीफ प्राइमोडियम, पर्ण प्राइमोडियम। अग्रभिसारी क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, ये भी होती हैं। अग्रभिसारी क्रम कैसा होता है? ये तना है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ नए पर्ण और नीचे की तरफ पुराने पर्ण, इसको हम अग्रभिसारी क्रम कहते हैं, ये भी होता है। शिराएं इसे दृढ़ता प्रदान करती हैं, ये भी मैंने आपको लिखाया है। इस तरीका में लैमिना में शिराएं और शिरिकाएं होती हैं जो उसको दृढ़ता, मजबूती प्रदान करती हैं। सबसे बड़ी शिरा को इस तरीका कहते हैं, ये गलत है बेटा। सबसे बड़ी शिरा को इस तरीका नहीं कहते हैं, इस तरीका तो सबसे चौड़ा पत्ती का पार्ट होता है। सबसे बड़ी शिरा को हम कहते हैं मध्य शिरा, माने मिडरिप। क्या कहते हैं? मिडरिप। तो ये कथन गलत है, तो हमारा आंसर हो गया डी, हमारा आंसर हो गया डी। तो ये था मिडरिप। तो बच्चों इसी तरीके से अब मुझे लगता है रोज रोज आप लोग को कहना पड़ता है मुझे, आप लोग डीएसए सॉल्व करके नहीं ला रहे हो। आज की पत्ती वाली डीएसए सॉल्व करना, कल हम शुरू करेंगे पुष्पक्रम, और पुष्पक्रम कल हम ख़त्म करके पुष्प भी शुरू कर देंगे। फिर परसों वाली क्लास में हम पुष्प भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो बेटा, ये वाले चैप्टर्स में याद करने का बहुत है, चीज़ें ध्यान रखने की बहुत है, तो बार बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो पढ़ते रहिए और डाउट्स पूछते रहिए। इसी के साथ हम चलते हैं और मिलेंगे कल
लेकिन हाँ, कल थोड़ा बदलाव हो सकता है, कल पहली क्लास केमिस्ट्री की होगी और बायो की क्लास आखिरी होगी, तो वो हो